हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। मैं नंदिनी सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लेक्चर में। तो हम कौन से मॉड्यूल पे दोस्तों? काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल, राइट। उसके हम लोग ने दो टॉपिक दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ देख लिया है एंड वर्क एनर्जी देख रहे हैं। एंड वर्क एनर्जी का आज दो न्यूमेरिकल लेने वाले जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कॉलर वाले, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये क्वेश्चन तो फिक्स आपके एग्जाम में रहता ही है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी 95% तो रहती है। सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट एंड हम देखेंगे कि उसको किस तरह सॉल्व करना है। उसके पहले थोड़ा सा रिविजन ले लेते हैं। हम लोग ने कितने टाइप ऑफ वर्क डन देखे। सबसे पहले हम लोग ने देखा फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है वो। दूसरा हम लोग ने क्या देखा दोस्तों? जो वेट होता है ऑब्जेक्ट का उसके वजह से जो वर्क होता है वो देखा। तीसरा क्या देखा? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से कौन से वर्क होते हैं। चौथा क्या देखा दोस्तों? स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग अटैच्ड है किधर भी, तो उसकी वजह से कौन से कितना वर्क डन होता है वो देखा हमने। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला k × x1² - x2² डिवाइडेड बाई 2, उसका पूरा हाफ करना है। एंड तीसरा चीज़ जो हमने देखा था दैट इज़ वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे 10 तरीके के फोर्स लग रहे हैं, 10 तरीके की वजह से वर्क हो रहा है, तो सारे फोर्सेस का एडिशन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जो भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा वो उसको इक्वल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, पहले उसको पढ़ते हैं। A 25 kg steel collar is being raised from the rest at position 1, मतलब यहाँ पे वो रेस्ट पर है। तो इससे हमें एक चीज़ मिल गई है ना, at position 1 the collar is at rest। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जिसको हम T से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों? T1 = 0 एंड बाय अ 400 न्यूटन फोर्स अप्लाइड। कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है दोस्तों? 400 न्यूटन। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसके दो मैं वर्टिकल कंपोनेंट बना दूँ, ये वर्टिकल हो जाएगा ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है साइन। क्यों साइन? क्योंकि हॉरिजेंटल के साथ एंगल बन रहा है, तो ये कॉस 70 साइन 70। द कॉलर इज गाइडेड बाय स्मूथ रॉड एंड अ स्प्रिंग हुज फ्री लेंथ इज 0.3। अब दोस्तों स्प्रिंग के फ्री लेंथ का मतलब क्या है? जो मेरा स्प्रिंग है, अभी आप कोई भी स्प्रिंग कंसिडर करो, उसको जब आप होल्ड करोगे बिना किसी एक साइड से ही पकड़ो स्प्रिंग को, तो जब एक साइड से पकड़ेंगे तो जो स्प्रिंग का लेंथ रहता है ना उसको बोला जाता है फ्री लेंथ, ठीक है, जिसका उसका एक्चुअल लेंथ रहता है। फिर हम लोग उसमें जो डिफॉर्मेशन करते हैं ना टोटल स्प्रिंग को खींच के छोटा करके, उसको बोला जाता है। तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए देखो दोस्तों, ये आपका स्प्रिंग है, तो इसको अगर मैं एक साइड से सिर्फ पकड़ के रखती हूँ तो जो इसकी लेंथ है दैट इज योर फ्री लेंथ, सिर्फ वही उसकी फ्री लेंथ हो जाएगी। जब मैंने इसको डिफॉर्म किया तो ये एक्चुअल स्प्रिंग की लेंथ हो गई। डिफॉर्मेशन के बाद ये स्प्रिंग की लेंथ आ गई। तो अगर ये 3 सेंटीमीटर ले रहे हैं हम लोग, अगर ये 3 सेंटीमीटर है, मैंने इसको डिफॉर्मेशन किया तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया। तो डिफॉर्मेशन कितना आया? डिफॉर्मेशन करने के बाद 4 सेंटीमीटर आया, मतलब कितना वो एक्सटेंड हुआ है? 1 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन आया उसमें। सो आई होप आपको ये स्प्रिंग के फंडामेंटल्स क्लियर है। एंड ये स्प्रिंग आप देख सकते हो इजीली एक्सपैंड नहीं हो रहा है, यानी कि ये स्प्रिंग के अंदर जो स्टिफनेस है वो काफ़ी ज़्यादा है ना। तो स्टिफनेस को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? हमने देखा था पिछले लेक्चर में, दैट इज के। यहाँ पे फ्री लेंथ दिया हुआ है 0.3 मीटर। तो जब हम लोग यहाँ पे डिफॉर्मेशन कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ हमारा x1 x2 कैलकुलेट करेंगे, तब हमें ये फ्री लेंथ को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। फिर आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द कॉलर एज इट रीचेस पोजीशन 2, यानी कि पोजीशन 2 तक जाने के लिए कितने स्पीड से जाएगा? तो सिंपल है, हम लोग को काइनेटिक एनर्जी एट 2 कैसे मिलेगा? ½ mv²। और मुझे ये v तो निकालना है। मास दिया हुआ है मुझे कॉलर का, यस मास दिया हुआ है, दैट इज 25। सो 25/2 v² हो जाएगा। इसको हम लिख देते हैं 12.5। नहीं लिखना है तो भी चलेगा, इतना लिख के छोड़ दो। ओके दोस्तों, सो दिस इज डन हियर। नाउ काइनेटिक एनर्जी वाला फंडामेंटल तो क्लियर। अब वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में हमें एक साइड पूरा क्या निकालना रहता है? टाइप्स ऑफ वर्क डन, कि कितने टाइप ऑफ वर्क हो रहे हैं वो कॉलर पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले जो वर्क हो रहा है वो फोर्स की वजह से हो रहा है, राइट। मैंने 400 का फोर्स लगा के उसको ऊपर खींचा है और उसको एक एंगल पे लगा है, नॉट परपेंडिकुलर, वर्टिकल फोर्स नहीं लगा है, मैंने उसको एक एंगल पे लगा के ऊपर खींचा है। तो जब हमने उसको रिजॉल्व किया तो मुझे उसके दो कंपोनेंट मिल गए, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट। अब वर्टिकल कंपोनेंट साइन है, क्यों? क्योंकि हॉरिजेंटल के साथ 70 डिग्री एंगल बन रहा है, जिसकी वजह से हॉरिजेंटल के पास कॉस चला गया और वर्टिकल के पास ऑटोमेटिकली साइन चला जाएगा।
तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, कितना अप्लाइड फोर्स है दोस्तों, ऑफ 400 न्यूटन, तो इसको मैं U1 ले लेती हूँ। कैसे हो जाएगा दोस्तों ये फिर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का फंडामेंटल तो हमें क्लियर है, हमें यहाँ पे वर्टिकल फोर्स कंसिडर करना है, दैट इज 400 sin 70, ठीक है। नाउ डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें वर्टिकल कंसिडर कर रहे हैं, तो ये जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है हमारे कॉलर का, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। पोजीशन 1 पे वो 0.8 था, पोजीशन 2 पे 0 था, और पोजीशन 1 से 2 पे जाते वक्त वो 0.8 हो गया। सो यह हमें मिल जाएगा 400 sin 70 इंटू 0.8, राइट। फटाफट कैलसी उठा लो एंड देखो इसका आंसर क्या आता है। 400 मल्टीप्लाइड बाई sin 70, ब्रैकेट क्लोज करना मत भूलो, इम्पॉर्टेंट है, 0.8, तो ये कुछ आ जाता है 300.7 जूल। न्यूटन मीटर भी लिख सकते हो आप चाहिए तो, है ना, जूल भी लिख सकते हो। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट वर्क डन। ये वर्क डन हमने कैसे कैलकुलेट किया, वर्क डन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स। फोर्स, ये जब कंडीशन आता है कि फोर्स की वजह से कितना वर्क डन हो रहा है, तो हमें क्या निकालना रहता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे हमने फोर्स लिखा और डिस्प्लेसमेंट भी लिख दिया। ओके दोस्तों, आई होप आपको ये क्लियरली समझ गया होगा। नेक्स्ट जो चीज़ हमें करनी है दैट इज़ वर्क डन ड्यू टू दिस स्प्रिंग। जो स्प्रिंग है उसकी वजह से कितना वर्क डन हुआ है, तो ये थोड़ा ध्यान देने वाला कंसेप्ट है। इसका फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको फिर मैं शॉर्ट करके कॉर्नर में रख देती हूँ। Okay, so here we write it as work done due to spring. Work done due to spring कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, k x1 स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर अपॉन 2। अब क्या मेरे पास x1 है, x1 यानी कि ये जो स्प्रिंग है उसके अंदर कितना डिफॉर्मेशन हुआ एट पोजीशन 1, x2 यानी कि सेम स्प्रिंग है बट उसके अंदर कितना डिफॉर्मेशन हुआ एट सेकेंड पोजीशन। तो सबसे पहले हम ये वाले की बात करते हैं। पहली बात तो ये ऐसे एक नॉर्मल स्प्रिंग था जिसका फ्री लेंथ था 0.3, फिर उसको मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड किया, एंड एक साइड कॉलर अटैच कर दिया। कॉलर अटैच करने के बाद इसका लेंथ हो जाता है कुछ 0.5 नॉट 300, 0.5, ठीक है, मीटर्स में चल रहे फिलहाल हम। एंड देन इसको मैंने और एक्सटेंड किया एंड थोड़े एंगल पे फिर ये कुछ एंगल पे ऐसा आ गया, राइट। ये वाली स्प्रिंग की बात हो रही है। अब ये वाले स्प्रिंग का लेंथ निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये जो वर्टिकल हाइट है उसको कंसिडर करना पड़ेगा। वर्टिकल हाइट आपको दी हुई है, यस, कितनी दी हुई है, 0.8, परफेक्ट। तो यहाँ पे अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊँ तो क्या मुझे इसका लेंथ मिल जाएगा। ये एक हाइपोटेनियस की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है दोस्तों, है ना। तो ये 0.8 है, ये 0.5 है, तो ये वाला लेंथ कैसे मिलेगा हमें, अंडर रूट 0.8 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, है ना। तो कैलकुलेट करके देख लेते कितना आने वाला है, अंडर रूट 0.8 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, तो ये कुछ आ जाता है 0.94, ये 0.94 मीटर आ गया, है ना। तो यानी कि ये पूरा जो लेंथ है आपका दैट इज 0.94 मीटर, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, हमारा x1 x2 निकालना है, सिंपल सी चीज़। ओके, x1 कैसे मिलेगा हमें, स्प्रिंग का जो लेंथ दिया हुआ है उसमें से हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा उसका फ्री लेंथ। तो स्प्रिंग का लेंथ कितना दिया हुआ है, फर्स्ट पोजीशन के लिए 0.5, फ्री लेंथ कितना दिया हुआ है 0.3, सबट्रैक्ट करेंगे 0. ठीक है दोस्तों, यूनिट एज यूजुअल मीटर्स। ये हमारा x1 हो गया। x2 कैसे मिलेगा, सेम कंडीशन, x2 यानी कि ये पोजीशन के लिए टोटल लेंथ, टोटल स्प्रिंग का लेंथ सबट्रैक्टेड बाय फ्री लेंथ। सो दिस इज स्प्रिंग का लेंथ माइनस फ्री लेंथ। ओके, सो स्प्रिंग का लेंथ कितना है 0.94, सबट्रैक्टेड बाय स्प्रिंग का फ्री लेंथ कितना था 0.3, तो ये कुछ आ जाता है 0.64। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्लियरली समझ गया होगा। अगर आपको चाहिए तो आपको जो 94 के आगे 3 मिला है
उसको भी लगा दो। क्यों लगाना है? क्योंकि हमेशा याद रखो पॉइंट के बाद एटलीस्ट 3 डिजिट तो आप लिखो ही लिखो, ताकि आपके जो आंसर की एक्यूरेसी है ना वो बढ़ जाए। तो यहाँ पे हम 3 लगा देते हैं, बेटर रहेगा, हमारा आंसर काफ़ी एक्यूरेट आने के चांसेस हो जाएंगे। सो के का वैल्यू दिया हुआ है आपको, एक बार चेक कर लो कि जो के का वैल्यू रहता है वो न्यूटन पर मीटर में ही होना चाहिए, तब जाके आपको आपका आंसर जूल में आएगा। नहीं दिया है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया करो। तो यहाँ पे के 300 दिया हुआ है तो लिख दो। x1 कितना आ गया 0.2, x2 कितना आ गया दोस्तों आपका 0.64, 3 का स्क्वायर। तो हमने सारे वैल्यूज मेंशन कर दिए, डिवाइडेड बाय 2। फटाफट कैलसी ले लो और सॉल्व करके देखो कितना आंसर आ रहा है आपको। 300 ब्रैकेट 0.2 का स्क्वायर माइनस 0.643 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 2। सो ये कुछ आता है नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क का नहीं है दोस्तों, इसका मतलब अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क हो रहा है, बस वर्क कभी नेगेटिव नहीं होता। सो दिस इज इन जूल्स। ये हो गया हमारा वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी डाउट आ रहा है ना इसमें, तो इसके पहले वाला जो वीडियो मैंने बनाया ना जिसमें वर्क एनर्जी थ्योरम को इंट्रोड्यूस किया है, वो एक बार चेक कर लो, आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा फिर। सो यहाँ पे ये U2 हो गया, दैट इज वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग। आई होप आपने ये लिख लिया है, फटाफट लिख लो और स्क्रीनशॉट ले लो। मैं सबको शॉर्ट करके एक कॉर्नर में रख देती हूँ। ओके, सो हियर वी हैव डन। नाउ नेक्स्ट स्प्रिंग फोर्स भी हो गया, अप्लाइड फोर्स। अब एक बचा है वेट, क्योंकि यहाँ पे मास भी दिया हुआ है। तो थर्ड जो हमें वर्क डन निकालना है, वर्क डन ड्यू टू वेट। अभी यहाँ पे फोर्स जहाँ लग रहा है, क्या उसी डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? एक बार चेक कर लो। हाँ, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे डिफरेंस है कि यहाँ पे हमारा जो वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है, वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा हमेशा, है ना। ये मेरा वेट हमेशा नीचे की तरफ, वेट क्या कैसे निकलेगा? 25 kg दिया हुआ है उसका मास, तो वेट निकालने के लिए मुझे मास को g से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये h नेगेटिव साइन क्यों लिया है? क्योंकि वेट नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है। विथ रिस्पेक्ट टू वेट, हाँ कंफ्यूज नहीं होना है। फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो ऊपर की तरफ है, वेट डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है वो भी ऊपर की तरफ हो रहा है। बट विथ रिस्पेक्ट टू वेट अगर मैं देखूँ तो वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, तो यहाँ पे ये ऑपोजिशन आ जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन, मास इज 25, 9.81, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वर्टिकल दोस्तों? 0.8। तो यहाँ पे जब मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो आंसर कितना आएगा? इंटू 0.8। So this is something negative 196.2 जूल। कितना आ गया दोस्तों आपको? 196.2 जूल। तो ये हो गया आपका U3, दैट इज यहाँ पे 3 वर्क है, एक वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स एंड वर्क डन बाय वेट। आप फटाफट इसको भी लिख लो, देन मैं इसको शॉर्ट करके साइड में रख देती हूँ, देन हम लोग हमारा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगा लेंगे। अप्लाइंग वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या कहता है दोस्तों? जितना भी मैंने वर्क डन किया है दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो यहाँ पे मैंने कितना वर्क डन किया है दोस्तों टोटल? पहले तो मेरा फोर्स की वजह से आ जा रहा है 300.7, फिर स्प्रिंग की वजह से नेगेटिव आ रहा है आंसर, तो नेगेटिव लिखूँगी, फिर 196.2 आ रहा है एंड दैट इज इक्वल टू T2 कितना मेरा 25/2 v² और T1 इज 0। तो जब मैं ये सब कैलकुलेट करूँगी तब मुझे v² की वैल्यू मिल जाएगी। तो जैसे का तैसे उठा के कैल्शियम में डाल दो, ज़्यादा कष्ट लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। अभी यहाँ पे 56.013, आप उसको चाहिए तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। 300.7 माइनस 56.0173 माइनस 196.2
अल्फ़ा इक्वल टू 25/2 इंटू अल्फ़ा एक्स का स्क्वायर, शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू। जब आप शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा v इक्वल टू 1.969 मीटर पर सेकेंड। तो ये मिल गया आपको स्पीड ऑफ द कॉलर एट पोजीशन 2। आई होप आपको ये दिख रहा हो यहाँ पे मैंने कैसे कैलकुलेट किया। देखो 300 माइनस 56, वेट जस्ट लेट मी एडजस्ट इट, आई होप दिख रहा हो, 0.173 एंड ये यहाँ पे लिखने के बाद मैंने माइनस 196.2 लिखा इक्वल टू 25/2 और v की जगह क्या लेना है x, क्योंकि हमारे कैल्सी में हमारे पास v का तो ऑप्शन है नहीं तो हमें x लेना है। हमने x ले लिया एंड इसको शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू एंड हियर वी गो विद द आंसर दैट इज़ 1.969। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट करके आंसर लिख दिया, दैट इज़ हमें जो निकालने बोला था स्पीड ऑफ द कॉलर एट एज इट रीचेस पोजिशन 2 एंड द स्पीड इज गिवन बाय 1.969। ठीक है दोस्तों, तो दिस वॉज द फर्स्ट थिंग जो कॉलर वाले न्यूमेरिकल का। और एक न्यूमेरिकल लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स गो टू द सेकंड न्यूमेरिकल, लेट्स प्रोसीड टू अनदर न्यूमेरिकल गाइस। सो द न्यूमेरिकल इज ऑन द स्क्रीन, देखकर डर जाओ ऐसा नहीं बोल सकती मैं, राइट। बहुत ईजी न्यूमेरिकल है, सिर्फ वो लिखा इतना लेंथी है। लेट्स रीड इट फर्स्ट। अ कॉलर ऑफ मास 1 kg इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग एंड स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन। ओके, विदाउट फ्रिक्शन मतलब भैया फ्रिक्शन फोर्स तो कंसिडर करना नहीं है। along a circular rod which lies in the horizontal plane। ओके, हॉरिजेंटल प्लेन दोस्तों, यानी कि ये मेरा कैल्सी है तो इसके हॉरिजेंटल प्लेन पे ही सारा मोशन हो रहा है, यानी कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में सारी चीज़ें हो रही है। तो क्या हम वेट कंसिडर करने वाले हैं कि वर्क डन बाय वेट? नहीं, क्योंकि वेट से वर्क डन मतलब कभी भी जो वर्टिकल में होता है, वर्क डन बाय वेट क्या होता है? mgh हाइट, जिसमें h इज़ द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हॉरिजेंटल पोर्शन पे कोई चीज़ हो रही है, कोई चीज़ रोटेट हो रही है, तो हमें क्या उसका वेट कंसिडर करने की ज़रूरत है? एब्सोल्युटली नो। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन बाय वेट भी हट जाएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स भी हट जाएगा। Along a circular rod which lies in horizontal plane, the spring is undeformed when the collar is at B। Spring क्या हो रहा है दोस्तों? The spring is undeformed when the collar is at B। यानी कि जो ये कॉलर है जब ये B पोजीशन पे रहेगा तो उसके स्प्रिंग का जो लेंथ है वो चेंज नहीं होगा, यानी कि वो फ्री लेंथ में प्रेजेंट है अपने। Knowing that the collar is passing through the point D with a speed of 1.8 मीटर पर सेकेंड और D पॉइंट से ये 1.8 मीटर पर सेकेंड से पास हो रहा है, ये हमें दिया हुआ है। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द कॉलर व्हेन इट पासेस थ्रू पॉइंट B एंड C। टेक द स्टिफनेस K इक्वल टू 250, रेडियस कितना है? 300 मीटर। मीटर नहीं होगा, ये mm में होगा दोस्तों, हाँ, क्योंकि वो mm में है ना, 125 एंड ओ इक्वल टू 125। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो पोजीशन A है इसको थोड़ा ब्रॉडली बना देते हैं सबसे पहले C। तो क्वेश्चन का काम क्या क्या है? यहाँ पे एक वेलोसिटी दी गई है D पोजीशन के, यहाँ से कितनी दी गई है? ये 1.8 कुछ थी ना, यहाँ पे ये रही 1.8 मीटर पर सेकेंड। और कुछ दिया हुआ है? नहीं, बस चलो इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया। अभी ये डायग्राम को शिफ्ट करते हैं, हम लोग थोड़ा चेंजेस लाते हैं। सबसे पहले हमें 3 पोजीशन कंसिडर करना है ना। ये इसका सेंटर हो गया हॉरिजेंटल प्लेन पे, तो हम लोग इसको ऐसे बना रहे फिलहाल। ये D हो गया, ये B हो गया, यहाँ से ये C हो गया, ये O हो गया। ठीक है, अभी जो हमारा ये है स्प्रिंग वो कहाँ अटैच्ड है? कुछ इधर अटैच्ड है। ठीक है, जब ये O से लेकर A यानी कि अनडिफॉर्म्ड कहाँ पर है दोस्तों? ये B पोजीशन पे अनडिफॉर्म्ड है, यानी कि यहाँ पर स्प्रिंग में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। ये वाला लेंथ दिया हुआ है 0.25 मीटर, क्योंकि 125 नॉट 0.25 1.25। हाँ देखो ना, O से लेकर A पोजीशन तक कितना दिया हुआ है? 125 mm, तो उसको मैंने लिख दिया यहाँ पे मीटर में। 1.25 नहीं आएगा, आई गेस 0.125 है या परफेक्ट ना। ठीक है दोस्तों, इतना लिख दिया हमने। अब हमें ये पूरे का रेडियस पता है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, ये पूरे का रेडियस पता है कितना है?
300 यानी कि 0.3 मीटर। तो ये मिल जाएगा क्या मुझे? ये 0.3 में से सब्ट्रैक्ट करना होगा 0.125, कितना मिल जाएगा मुझे? इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैलसी उठा लो फटाफट। ये आ जाता है 0.175। ठीक है, तो ये जो लेंथ है अनडिफॉर्म्ड लेंथ, वो कितना आ गया? अनडिफॉर्म्ड लेंथ बोल दो या फ्री लेंथ बोल दो, कितना आ गया दोस्तों? वो 0.175 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे इतना सारा राम कहानी लिखने से अच्छा मैं डायरेक्ट इसका वैल्यू लिख देती हूँ। ये लिखने के बाद नेक्स्ट चीज़ हमें फोकस करनी है क्या, कि जब मेरा स्प्रिंग यहाँ ऐसे डी के पास था, ऐसे थोड़ा सा लूज रहेगा ना, डी के पास एक्सटेंड हुआ है, ये डी के पास, तो यहाँ की मुझे वेलोसिटी दी गई है कितनी? 1.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, मुझे क्या निकालना है कि यहाँ पे ये जो सी पोजीशन पे है और बी पोजीशन पे उधर कितनी इसकी वेलोसिटी रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे VC निकालना है एंड VB निकालना है, राइट। तो सबसे पहले हम ये दोनों के बीच में कंपैरिजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग तो क्या कंसिडर करेंगे दोस्तों? ये दोनों पोजीशन कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे दो फोर्स हमें नहीं कंसिडर करने, फ्रिक्शनल फोर्स कैंसल्ड, हाइट जो फोर्स वेट की वजह से लग रही है वो कैंसिल, क्योंकि हाइट है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, सो सॉल्यूशन गोज लाइक, तो अब मैं इसको हटा दूँ दोस्तों यहाँ से, ताकि हम लोग काफ़ी ईजी तरीके से प्रोसीड कर सके। ये लेंथ कितना रहेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक? ऑब्वियसली 0.3 मीटर रेडियस है ना। ओके, लेट्स प्रोसीड विद दिस। सबसे पहले हम क्या कंसिडर करेंगे? अप्लाइंग वर्क एनर्जी प्रिंसिपल टू पॉइंट, पोजीशन बोल लो या पॉइंट बोल लो, सेम है दोस्तों दोनों। ठीक है, पोजीशन लिख देते हैं बी एंड डी, पहले डी पे लगाएंगे, बी और डी पे। ठीक है, पहले बी और डी पोजीशन पे लगा लेते हैं। देन हमें क्या करना है दोस्तों? यहाँ पे कंसिडर करना है दो चीज़ें। सबसे पहले आएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी। पहले पोजीशन पे कहाँ है वो? पहले वो डी पे है ना, क्योंकि उसका वो फर्स्ट पोजीशन हो जाएगा। पहले डी पे कंसिडर करेंगे, फिर बी पे लेकर आएंगे, बी एंड डी। तो यहाँ पे डी टी को हम लोग फर्स्ट ले लेंगे, हाफ एम वी डी का स्क्वायर। क्या मुझे वी डी दिया हुआ है? येस, 1.8 हाफ। मास दिया हुआ है मुझे कॉलर का, हाँ क्वेश्चन में ही दिया गया था, दैट इज मास वॉज गिवन टू बी 1 kg। तो 1 इंटू 1.8 का स्क्वायर। फटाफट कैल्सी में उठा लो, देखो कितना आंसर आता है। 1.8 का स्क्वायर का हाफ, ये कुछ आता है 1.62 मीटर पर सेकेंड। अब मैं टी बी निकाल लूँ, टी बी मुझे मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे वेलोसिटी नहीं है, तो उसको वैसे ही निकाल के छोड़ेंगे। वी बी का स्क्वायर दैट इज वी बी स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे टी डी हो गया, टी बी हो गया। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, कैलकुलेट द वर्क डन। काइनेटिक एनर्जी से डीलिंग कर ली हमने, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। आप चाहिए तो यहाँ पे डिनोट कर सकते हो, लेट डी बी द पोजीशन 1, लेट बी बी द पोजीशन 2, बट नो नीड हियर। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें मैंने कैलकुलेट कर ली हैं, इसको मैं शिफ्ट कर देती हूँ उस साइड। Now next what I have to calculate, work done by spring। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का दोस्तों एक ही रूल है। क्या रूल है पता है? देखो, वर्क डन बाय स्प्रिंग, पहले तो फॉर्मूला लिख लो, एंड फॉर्मूला लिखने के बाद देखो K है क्या? हाँ ये रहा 250। x1 है? नहीं है, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। x1 कैसे मिलेगा दोस्तों? कोई भी x1 x2, सबसे पहले जो डायग्राम में स्प्रिंग का लेंथ दिया हुआ है दैट माइनस फ्री लेंथ, तो यहाँ पे x1 यानी कि ये पोजीशन तक कितना हो जाएगा? इतना 0.125 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 0.3 है, तो कितना हो जाएगा स्प्रिंग का लेंथ? स्प्रिंग लेंथ जो डायग्राम में दिया हुआ है, स्प्रिंग लेंथ माइनस फ्री लेंथ,
तो डायग्राम में कितना दिया हुआ है दोस्तों, 0.125 प्लस 0.3 माइनस फ्री लेंथ कितना हो जाएगा दोस्तों उसका, ये यहाँ पे हमने निकाला ना 0.175। तो यहाँ पे जब मैं इसको कैलकुलेट करती हूँ तो कितना आंसर आता है, (0.125 plus 0.3 minus 0.175). Okay, the answer is 0.25, right? 0.25 and x2, जब x2 निकालना है, ये मेरा x1 आ गया, मिटा दूँ मैं फिर, माइनस इसका स्क्वायर लेना है, भूलना मत, x2 निकालना है, x2 का भी सेम रहेगा कंसेप्ट। स्प्रिंग लेंथ कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.175, फ्री लेंथ भी उतना ही है 0.175, दोनों माइनस करेंगे तो जीरो डिफॉर्मेशन, तो 0 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, बस सेम कैल्शियम उठा के डाल दो, 250 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट ओपन 0.25 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2, 7.8125 आ रहा है दोस्तों, आपको भी सेम आ रहा है 7.8125 जूल। ये हो गया मेरा वर्क डन बाय द स्प्रिंग। आई होप आप लोग को भी मेरे साथ इतनी सारी वैल्यूज आ गई होंगी, आप भी मेरे साथ ही सॉल्व कर रहे हो एंड यहाँ तक पहुँच गए रहोगे। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कर दो, इन केस एक्सप्लेनेशन है तो मैं कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन कर दूंगी, वरना एक बार इसको वापस देख लेना कि कैसे हम लोग ने ये बना। ये पूरा 0.3 कैसे है, क्योंकि हमें पता है O से लेकर D तक हमारा रेडियस है एंड रेडियस कितना दिया हुआ है सर्कुलर पाथ का 300 mm, दैट इज 0.3 मीटर्स। ओके दोस्तों, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मीटर वाला पार्ट कैसे आया है एंड ये वर्क डन बाय स्प्रिंग हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगाना है। वो फंडामेंटल क्या कहता है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, कि जो भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू ऑल द वर्क डन। सो यहाँ पे प्रिंसिपल लगा लेते हैं, दैट इज ऑल समेशन ऑफ ऑल द वर्क डन इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कितने वर्क डन हुए हमारे यहाँ पे, सिर्फ एक 7.8125। T2 कितना दिया हुआ है 1.62 माइनस VB का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, कुछ नहीं करना है, सेम उठाओ कैल्सी में डालो, 7.8125 अल्फ़ा इक्वल टू 1.62 माइनस अपॉन में लेना है अल्फ़ा, एक्स एक्टिवेट कर दो, एक्स को स्क्वायर दे दो डिवाइड बाई 2, ठीक है, एंड इसको शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू। जब आप शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू करोगे दोस्तों तो आपको आ जाएगा आपका x का वैल्यू, आने दो, कैनॉट सॉल्व। ओके, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते, कैनॉट सॉल्व आ रहा है, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 7.8125 ये यहाँ पे प्लस करें, यहाँ पे आके माइनस करेगा, माइनस VB का स्क्वायर बाई 2, ये दोनों को माइनस कर लेते हैं, 7.8125 माइनस 1.62, थोड़ा सा मैक्स लगा लेंगे, कहीं कहीं जहाँ लगेगा, 25 ये इक्वल टू, वहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, नेगेटिव साइन आएगा, बट नेगेटिव नहीं आना चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है। जो हमारा T2 है दैट इज TB ना, सेकेंड पोजीशन हमने यही कंसिडर किया है, ये सेकेंड पोजीशन ही हमारा फर्स्ट पोजीशन है, तो ये यहाँ पे TB आना चाहिए पहले। सो हियर वी हैव टू जस्ट इंटरचेंज, ठीक है, तो इसको मैं फिर से लिख देती हूँ। कभी भी आपको क्वेश्चन ही बता देगा भाई गलत जा रहे हो, थोड़ा ध्यान दे दो। तो ये टोटल कितना है 7.8125, ये है VB का स्क्वायर बाई 2 माइनस T1 कितना है 1.62, दिस इज TB TD, क्योंकि ये हमारा पोजीशन 1 है D और यहाँ से B, क्योंकि ये केस के लिए इस तरह कंसिडर किया। आई होप आपको क्लियरली समझ रहा है कि हमें किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये VB का कितना है 7.8125 प्लस 1.62, यहाँ ये होल मल्टीप्लाइड बाई 2, VB का स्क्वायर, कितना आंसर आता है, प्लस स्क्वायर, आंसर का स्क्वायर लेना है, आंसर को 2 से मल्टीप्लाई करना है एंड देन उसका हमें स्क्वायर रूट ले लेना है। ये कुछ आ जाता है 4.343 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा कि हमने VB कैसे निकाला। अब इस तरह VB निकाल लिया, अब हमारी बारी आती है हमारा नेक्स्ट चीज़ कैलकुलेट करने का, दैट इज BC।
सेम प्रोसीजर दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगाया टू पोजीशन बी एंड डी, यानी कि डी से लेकर बी तक, यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट करेक्ट लिख देना, फ्रॉम पोजीशन डी टू बी, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्लियर है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम नेक्स्ट में चलते हैं, दैट इज बी बी मिल चुका है हमें, बी बी इक्वल टू 4.343, अभी BC निकालना है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे स्लाइड कर देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे स्टेटमेंट देखो, अप्लाइंग वर्क एनर्जी प्रिंसिपल फ्रॉम पोजीशन बी टू सी, सेम तरीका, TB कितना हो जाएगा फिर आपका हाफ MVB स्क्वायर, VB नया नया मिल चुका है, हाफ इंटू 1 इंटू 4.343 का स्क्वायर, कितना आंसर आता है दोस्तों, कैलसी ले लो, हाफ इंटू 1 इंटू 4.343 का स्क्वायर, 9.43 आ जाता है ये। ठीक है, ये आ गया आपको फर्स्ट 9.43। नाउ नेक्स्ट कैलकुलेट करना है हमें TC, हाफ MVC का स्क्वायर, है ही नहीं हमारे पास BC, तो ये क्या हो जाएगा BC स्क्वायर बाय 2। देन हमें क्या निकालना है, अगेन वर्क डन बाय स्प्रिंग, फॉर्मूला क्या है भैया वर्क डन बाय स्प्रिंग का, U इक्वल टू KX1 का स्क्वायर माइनस X2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब X1 कैसे मिलेगा, X1 यानी कि जो B पोजीशन पे है ना, तो आप इसको लिख सकते हो x एट B माइनस x एट C, यहाँ पे हमने 1 2 लिखा था, बट आप वहाँ पे लिख सकते हो x एट, यहाँ की बात कर रही हूँ मैं दोस्तों, x एट D माइनस x एट B चलेगा, कोई इशू नहीं, क्योंकि 1 2 पोजीशन बता रहा है, यानी इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन। ठीक है, अभी x1 कैसे मिलेगा, x1 B पे वो तो हमें 0 मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई डिफॉर्मेशन नहीं है। x2 कैसे मिलेगा, स्प्रिंग का लेंथ कितना हो जाएगा दोस्तों, अब ये लेंथ कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा पाइथागोरस थ्योरम तो लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि देखो ऐसे हमें पता है 0.125 है, ऐसे हमें पता है 0.3 है, तो ये कितना आएगा, ये निकालने के लिए तो हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा ही दोस्तों, है ना। तो चलो फटाफट लगा देते हैं, और एल्स और एक चीज़ कर सकते हैं कि डायरेक्ट x2 ही निकालते वक्त लिख देते हैं। कैसे, देखो x2 का फॉर्मूला वर्ड में क्या आता है, स्प्रिंग का लेंथ माइनस फ्री लेंथ, और स्प्रिंग का लेंथ कैसे मिलेगा, अंडर रूट 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.125 का स्क्वायर माइनस फ्री लेंथ कितना है दोस्तों, इसका हमारे पास मिला था 0.175। कैलसी में कैलकुलेट कर ले फटफट, अंडर रूट 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.125 का स्क्वायर माइनस 0.175, ये कुछ आ जाता है हमारा 0.15, राइट। आई होप आपको ये क्लियरली समझाओ कि किस तरह हमने इसको कैलकुलेट किया स्प्रिंग लेंथ को, एंड देन इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। के कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, 250 ना, एक बार चेक कर लेते हैं, यस 250 दिया हुआ है। x2 के xb कितना मिला, xb यानी कि जो हमारा फर्स्ट पोजीशन है यहाँ पे 0 माइनस x2 कितना मिला, x2 यानी कि xc कितना है 0.15 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे कैलसी में फटाफट, अपॉन ले लेंगे 250 को एक्टिवेट इनटू ब्रैकेट 0 माइनस 0.15 का स्क्वायर, ये 1 है हाँ, डिवाइडेड बाई 2, सो ये आ जाता है नेगेटिव 2.81525 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया हमारा वर्क डन। अभी प्रिंसिपल के हिसाब से कैसे करना है, समेशन ऑफ ऑल द वर्क डन इज इक्वल टू इनिशियल फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन का काइनेटिक एनर्जी, यानी कि टीसी माइनस टीबी। तो वर्क डन कितना है, नेगेटिव 2.8125, टीसी कितना दिया हुआ है वीसी स्क्वायर बाई 2, टीबी कितना दिया हुआ है नेगेटिव 9.43, है ना, 434 लिखो या 43 लिखो चलेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9.43 यहाँ आ जाएगा, तो प्लस हो जाएगा इक्वल टू वी सी का स्क्वायर बाई 2। अब जैसा है वैसे कैल्सी में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी।
8125 एक मिनट -2.8125 प्लस 9.43 अल्फ़ा इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2। शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू, जब हम शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.63 कितना आ जाएगा 3.6379। सो आई होप आपको ये वाला न्यूमेरिकल काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा हो। बहुत इजी था, वो देखने में हार्ड है, बस आपको जब वो x1 और x2 निकालना समझ गया ना, एवरीथिंग इज ऑन योर पाम्स। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो एंड ये न्यूमेरिकल किस तरह सॉल्व करने हैं वो काफ़ी क्लियरली समझ गया हो। एक बार शॉर्ट रिविजन ले लेते हैं ताकि आपका एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए सब। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया था हमने वो क्वेश्चन को थोड़ा सा डिकोड किया। क्वेश्चन को डिकोड करने के बाद हमने देखा कि क्या क्या दिया हुआ है, किस तरह किसको रखना है। तो क्वेश्चन मिलते ही तुरंत हमने डायग्राम बना लिया है ना, साथ में बना लिया। देखा कि भाई 3 पोजीशन है, ए से सी, ए से डी, ए से बी, तो हमने उस हिसाब से डायग्राम को प्लॉट किया। गिवन थी वेलोसिटी, वेलोसिटी को लिख दिया। स्प्रिंग यहाँ पे दिया हुआ था, उसका लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, फ्री लेंथ कैसे कैलकुलेट करना है वो देखा। फ्री लेंथ डायरेक्टली नहीं दिया हुआ था, उन्होंने बोला था कि बी पे डिफॉर्म नहीं हो रहा है, यानी कि ए से बी का जो डिस्टेंस है ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, हमारे स्प्रिंग का फ्री लेंथ हो जाएगा, ठीक है। एंड ये निकालने के बाद हमने सी तक गए, वेलोसिटी निकाला, डी का वेलोसिटी निकाला, बी का निकाला एंड प्रोसीड किया। तो इस तरह हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया, तो जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए, सॉल्व करते रहिए। एंड द नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इलास्टिसिटी, दैट इज कोलिजन के ऊपर टॉपिक रहेगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन इज अवेलेबल। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इफ आप नए हो, लाइक कर दीजिए और ढेर सारा प्यार दिखाइए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, गुड बाय, टेक केयर।